प्यारे साथियों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नई और सच्ची प्रेरणादायक कहानी के साथ जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी सोच को एक नया रास्ता दे जाएगी। आज की ये कहानी है संघर्ष की, विश्वास की और उस अटूट धैर्य की जो एक मामूली किसान को असाधारण बना देता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुरा में सुबह की शुरुआत मुर्गों की बांग और बैलों की घंटियों की आवाज़ों से होती थी। हर घर में चूल्हे जलते, बच्चे स्कूल की तैयारी करते और खेतों में जाने वाले किसानों के पैर धूल उड़ाते। इन्हीं किसानों में से एक था दयाशंकर, मेहनती, ईमानदार और खुददार। रोज सुबह 5 बजे उठकर वह खेतों की ओर निकलता। उसकी पत्नी लक्ष्मी रोटियां बांध देती और बेटी गौरी जो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, स्कूल जाने से पहले उसके साथ कुछ देर खेत में रहती। गांव वालों में दयाशंकर की छवि एक सज्जन और मददगार इंसान की थी। दयाशंकर का खेत छोटा था, पर मेहनत और लगन ने उसे कभी खाली नहीं रखा। वो कभी किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं करता, लेकिन हर बार किस्मत उसकी परीक्षा लेती। गौरी पढ़ने में होशियार थी। उसका सपना था कि वो गांव की पहली डॉक्टर बने, जो गांव की महिलाओं और बच्चों का इलाज कर सके। लक्ष्मी अपनी बेटी की आंखों में वो चमक देखती और मन ही मन भगवान से दुआ करती, मेरी बेटी का सपना पूरा हो। पर हालात आसान नहीं थे। स्कूल गांव से 10 किलोमीटर दूर था और बस हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलती। अक्सर गौरी को पैदल ही जाना पड़ता। दयाशंकर ने साइकिल दिलाने का वादा किया था, लेकिन घर की आमदनी इतनी नहीं थी कि महीने के अंत तक भी बचत हो। लक्ष्मी कई बार पुराने गहनों को गिरवी रखने की सोचती, लेकिन दयाशंकर रोक देता, हम मेहनत करेंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। गांव में उस साल बारिश देर से हुई थी। दयाशंकर ने जैसे तैसे बोरवेल खुदवाया था, पर अब वो भी जवाब देने लगा। पानी की कमी से फसल सूखने लगी, खेत में दरारें दिखने लगी। उसकी उम्मीदें उसी बोरवेल पर टिकी थीं। गांव का सेठ हरि सिंह, जो खेती के सामान का सबसे बड़ा विक्रेता था, कई बार कह चुका था, दयाशंकर उधार ले लो, मैं ब्याज कम ले लूंगा। लेकिन दयाशंकर ने इनकार कर दिया था। सेठ के झूठे वादों और महाजनी जाल में पहले कई किसान अपनी जमीनें गंवा चुके थे। दयाशंकर को अपने खेत और आत्मसम्मान दोनों प्यारे थे, लेकिन अब समय हाथ से निकल रहा था। गांव के बाहर एक पुरानी सी झोंपड़ी में रहते थे गुरु दत्तात्रेय, एक प्रसिद्ध वैद्य और ज्ञानी पुरुष, जिनके पास वर्षों पुराना आयुर्वेद और अनुभव का खजाना था। लोग उन्हें गुरुजी कहकर संबोधित करते। एक दिन दयाशंकर उनके पास पहुंचा। गुरुजी, क्या कोई उपाय है जिससे मेरी फसल बच सके? गुरुजी बोले, फसल को जल की जरूरत है, लेकिन उसके साथ विश्वास और धैर्य भी चाहिए। जाओ, पेड़ लगाओ और बंजर जमीन को सींचते रहो, परिणाम दिखेगा। दयाशंकर थोड़े उलझन में था, लेकिन उसने गुरुजी की बात मानने का निश्चय किया। अगले दिन वह गांव के बाहर वाली सूखी जमीन पर नीम, पीपल और तुलसी के पौधे लगाने लगा। उधर घर में लक्ष्मी की चिंता बढ़ती जा रही थी। गौरी की किताबें पुरानी थीं, स्कूल की फीस बाकी थी और रसोई का राशन भी घटने लगा था। लक्ष्मी ने दयाशंकर से कहा, हमारे पास कुछ नहीं बचा, शायद अब सेठ हरि सिंह की बात माननी पड़ेगी। दयाशंकर ने शांत स्वर में कहा, हम अपना आत्मसम्मान नहीं बेचेंगे, भले ही भूखे रहना पड़े। अगले दिन सेठ खुद उनके घर आया और बोला, दयाशंकर, मेरी मदद लो, मुझे तुम्हारी जमीन गिरवी चाहिए, बदले में मैं बोरवेल और गौरी की पढ़ाई का खर्चा उठा लूंगा। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। दयाशंकर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं मेहनत से कमा कर दूंगा, पर जमीन नहीं दूंगा। दयाशंकर रोज सुबह उठकर उन पौधों को पानी देता, उनके पास बैठकर भजन गाता और मिट्टी को सहेजता। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, खेती छोड़ पेड़ पाल रहा है, लेकिन दयाशंकर हंसकर कहता, पेड़ भी बेटे जैसे होते हैं, वक्त पर फल देंगे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी।
बंजर जमीन पर हरियाली दिखने लगी। गांव के कुछ युवा भी उसके साथ जुड़ने लगे। लक्ष्मी को इस बदलाव पर थोड़ी आशा होने लगी, पर चिंता अब भी बनी हुई थी। गौरी की पढ़ाई का भविष्य और घर का गुजारा। इसी बीच एक दिन गौरी स्कूल से लौटते वक्त तेज बारिश में भीग गई। अगली सुबह उसे बुखार था। लक्ष्मी की ममता डर में बदल गई, कहीं कुछ गंभीर ना हो जाए। गांव के डॉक्टर ने मामूली वायरल बताया, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। दयाशंकर ने फिर गुरु दत्तात्रेय से सलाह ली। गुरुजी ने कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, बिटिया को सिर्फ दवा नहीं, तुम्हारा विश्वास चाहिए। उसके सपनों में रुकावट मत बनने देना। दयाशंकर ने संकल्प लिया, अब चाहे जो हो वो गौरी को पढ़ाएगा, डॉक्टर जरूर बनाएगा। एक शाम जब दयाशंकर अपनी झोपड़ी में पुराने कागजात टटोल रहा था, तो उसे अपने पिता की लिखी एक डायरी मिली। उसमें प्राकृतिक खेती और पानी बचाने के कई नुस्खे थे। दयाशंकर की आंखों में चमक आ गई। उसने अगले दिन गांव के प्रधान से बात की और गांव के बच्चों को इन बातों से अवगत कराने के लिए एक प्राकृतिक खेती शिविर लगाने का प्रस्ताव रखा। शुरू में लोगों ने हंसी उड़ाई, पर धीरे धीरे गांव के कुछ शिक्षकों और युवाओं ने उसका साथ देना शुरू किया। शिविर लगा। बच्चों को मिट्टी, बीज और पौधों से जोड़ने की कोशिश की गई। गौरी ने भी वहां जाकर बच्चों को साफ सफाई और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताया। गांव में एक नई सोच का संचार हुआ। हरि सिंह सेठ ये देखकर चिढ़ गया, इस गरीब ने तो लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन दयाशंकर का विश्वास और कर्म बढ़ते जा रहे थे। उसके खेतों में अब कम पानी में उगने वाली फसलें धीरे धीरे हरी होने लगी। एक रात गांव के तालाब के पास आग लगी। पता चला कोई वहां की सिंचाई पाइपें काट गया था। यह वही पाइपें थीं जिनसे दयाशंकर की खेतों तक पानी आता था। सबको शक सेठ हरि सिंह पर गया, लेकिन कोई सबूत नहीं था। दयाशंकर टूट गया, पर हार नहीं मानी। उसने दोबारा हाथों से पानी लाना शुरू किया। गौरी भी बीमारी के बावजूद हर दिन बर्तन लेकर कुएं से पानी भरती। गांव की महिलाओं ने यह देख मदद करनी शुरू की। यह एक नई क्रांति की शुरुआत थी, संघर्ष की एकता। गुरु दत्तात्रेय ये सब देख बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दयाशंकर को बुलाया। तुम्हारी मेहनत ने गांव को बदलना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें राज्य के कृषि विभाग की एक बैठक में बुलाया जा रहा है। वहां अपने विचार साझा करना। दयाशंकर हक्का बक्का रह गया। कभी स्कूल तक ठीक से नहीं गया इंसान अब मंच पर बोलेगा। लेकिन गुरुजी ने कहा, विचारों की कीमत डिग्री से नहीं होती, नीयत से होती है। गौरी ने पिता को प्रोत्साहित किया, आप जाएंगे बाबा। सभा में कई किसान, अधिकारी और मंत्री मौजूद थे। दयाशंकर ने बहुत सादा पर सच्चा भाषण दिया। मैंने पेड़ लगाए, मिट्टी सहेजी, पानी बचाया और सबसे जरूरी, हार नहीं मानी। यही मेरी खेती है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। मंत्री ने कहा, ऐसे किसान हमारे असली हीरो हैं। दयाशंकर को ग्राम नवाचार सम्मान मिला और उनकी बेटी गौरी की पढ़ाई के लिए एक छात्रवृत्ति भी स्वीकृत हुई। जब दयाशंकर गांव लौटा तो लोगों ने फूलों से उसका स्वागत किया। पहली बार गांव में उसे हीरो जैसा मान मिला। प्रधान ने उसके नाम पर जल संरक्षण दिवस घोषित कर दिया। लक्ष्मी की आंखों में गर्व और आंसू थे। मेरे किसान ने असली फसल बोई है, प्रेरणा की। गौरी ने कहा, अब मैं बिना डर के डॉक्टर बनूंगी। दयाशंकर ने गांव के बच्चों को मुफ्त में प्राकृतिक खेती की शिक्षा देना शुरू किया। हरि सिंह सेठ, जो पहले ईर्ष्या करता था, अब खुद दयाशंकर के पास आया और बोला, मैंने गलत किया, क्या मुझे भी सीखने का मौका दोगे? दयाशंकर ने कहा, गांव के हर इंसान को सीखने का हक है, बस दिल साफ होना चाहिए। और इस तरह सेठ भी गांव के विकास कार्यों में जुट गया। कुछ महीने बाद गौरी को शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। जब वो ट्रेन में बैठी तो लक्ष्मी ने हाथ में चावल और तुलसी देकर कहा, जहां भी जा अपनी जड़ों को मत भूलना। गौरी ने झुककर पैर छुए और कहा, माँ, मैं वहां भी गांव का नाम रोशन करूंगी। गौरी के जाने के बाद दयाशंकर ने
गांव में एक छोटी सी प्राकृतिक ज्ञान पाठशाला शुरू की। गुरु दत्तात्रेय ने उसमें औषधीय पौधों की पहचान और उपयोग पर कक्षाएं दी। बच्चों को पेड़ लगाना, जल बचाना और जैविक खाद बनाना सिखाया जाने लगा। लक्ष्मी अब गांव की महिलाओं को सिलाई और आयुर्वेदिक नुस्खे सिखाती थी। गांव की तस्वीर बदल रही थी। जहां कभी हताशा थी, वहां अब सीखने की ललक थी। दयाशंकर ने गांव के तालाब की सफाई के लिए अभियान चलाया। जल, जंगल और जमीन, इन तीनों की रक्षा गांव के नए आदर्श बन गए। राज्य सरकार ने आदर्श ग्राम योजना के तहत एक गांव को चुनने की घोषणा की। गुरु दत्तात्रेय ने गांव के लोगों से कहा, शिवपुरा तैयार है, आवेदन करो। दयाशंकर और प्रधान ने मिलकर गांव के विकास की पूरी रिपोर्ट तैयार की। सरकार की टीम जब गांव में आई तो हर कोना हरियाली और अनुशासन से भरा था। स्कूल में बच्चे खेतों में प्रयोग कर रहे थे, महिलाएं उद्यम चला रही थीं। गौरी ने भी वीडियो कॉल पर अपनी मेडिकल पढ़ाई की रिपोर्ट भेजी। अंततः शिवपुरा को राज्य का सर्वश्रेष्ठ नवाचारी गांव घोषित किया गया। एक दिन दयाशंकर को गौरी का एक पत्र मिला जिसमें वो लिखती है, बाबा, आपकी मेहनत ने मेरी दुनिया बदली। आप ही मेरे आदर्श हो। आपने मुझे सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत कभी हारती नहीं। मैं डॉक्टर बनकर गांव लौटूंगी, पर आपकी पाठशाला में भी पढ़ाऊंगी। मां को कहना, उनकी गोद अब भी सबसे सुकून वाली जगह है। पत्र पढ़ते हुए दयाशंकर और लक्ष्मी दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू संघर्ष के नहीं, अब गर्व और संतोष के थे। गुरु दत्तात्रेय की तबीयत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। एक दिन उन्होंने दयाशंकर को पास बुलाकर कहा, अब तुम ही गांव के मार्गदर्शक हो। मैंने जो जड़ी बूटियों, खेती और सेवा की विद्या सीखी, वह अब तुम्हारे पास है। मुझे खुशी है कि मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। दयाशंकर ने उनका चरण छूकर वचन दिया, मैं आपकी सेवा को जनसेवा बनाऊंगा। गुरुजी ने आखिरी बार गांव के बच्चों को आशीर्वाद दिया और शांत भाव से चले गए। उनका नाम अब गांव की पाठशाला का नाम बन गया, गुरु दत्तात्रेय शिक्षालय। आज शिवपुरा न केवल हरियाली का प्रतीक है, बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। दूर दूर से लोग यहां सीखने आते हैं। किसान, विद्यार्थी, शोधकर्ता। गौरी अब डॉक्टर बन चुकी है और गांव में एक आयुर्वेद एलोपैथ क्लिनिक चला रही है। दयाशंकर अब भी सुबह सूरज से पहले उठते हैं, लेकिन अब वह अकेले नहीं होते। हर सुबह बच्चे उनके साथ खेत में पौधे लगाते हैं और भजन गाते हैं। लक्ष्मी की रसोई अब गांव की रसोई बन चुकी है, स्नेह से भरी हुई। शिवपुरा की मिट्टी अब कहती है, जहां श्रम है वही शिव है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम विश्वास बनाए रखें और नेक राह पर चलें, तो अंत में सफलता जरूर मिलती है। दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति खुद भी सुख और सम्मान पाता है। परिवार, संस्कार और सेवा, यही जीवन की असली पूंजी हैं, जो हर तूफान में हमें संभालती हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो, अगर दयाशंकर की मेहनत, लक्ष्मी का धैर्य और गौरी की लगन ने आपके मन को छू लिया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी सुंदर और सच्ची कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और उसी आत्मीयता के साथ। आप सबका दिल से धन्यवाद।